तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं कुछ एनसीईआरटी की चीज़ें। क्योंकि जो हमारा सिलेबस है ना वो एनसीईआरटी बेस्ड है। आपको स्कूल में बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप रमेश पढ़ो, दिनेश पढ़ो, सुरेश पढ़ो, लेकिन अगर आपको एनसीईआरटी आती है, देखो ये बुक्स क्या करती हैं, रमेश, सुरेश, दिनेश, ये देखो एनसीईआरटी को डिकोड करती हैं। ओके, ठीक है, लेकिन आपको ये ठीक से ना तो समझा पाती हैं चीज़ें और ना ही आपको एक लिमिटेड कंटेंट देती हैं। आपको पता ही नहीं चलता है कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ नहीं। आपको वो बीएससी तक का सिलेबस दे रहे हैं, बीएससी सेकेंड ईयर तक का वो आपको सिलेबस दे रहे हैं। और उसके बाद आपके टीचर्स क्या कहते हैं कि देखो ये बहुत अच्छी बुक है, अगर इसको ठीक से पढ़ लिया तो आराम से तुम्हारा नीट एम्स जिपमर निकल जाएगा। लेकिन वो पढ़ाते कितना है? वो पढ़ाते हैं सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी लेवल का। एनसीईआरटी में जितना सिलेबस है वो पढ़ा देंगे, बस बात ख़त्म। तो उससे बढ़िया आप एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी को डिकोड करना मैं आपको सिखा रहा हूँ। ओके, तो जो जो फर्स्ट चैप्टर है 12th का, इससे पहले मैं जो भी लोग नए हैं उनको बता दूं, इससे पहले हम इकोलॉजी की भी एक सीरीज़ कर रहे हैं। इकोलॉजी में मैंने बहुत कुछ कवर कर दिया है। वहाँ पे फर्स्ट चैप्टर का ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन लगभग ख़त्म होने वाला है। हम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में 2-3 लेक्चर और बचे होंगे। पॉपुलेशन इंटरेक्शन ही समझाना है। पॉपुलेशन टॉपिक जो है वो थोड़ा हार्ड है, तो उसको मैं बाद में करवा दूँगा। और उसके बाद हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, इकोसिस्टम। ओके, तो आज अभी स्टार्ट कर रहे हैं ये चैप्टर। सबसे पहले अगर आप एनसीईआरटी खोलोगे फर्स्ट चैप्टर की, तो आपको देखने को मिलेगा एक बूढ़े बाबा की फ़ोटो। और वो बूढ़े बाबा कुछ ऐसे दिखेंगे, और वही बूढ़े बाबा जिन्हें हम पंचानन महेश्वरी के नाम से जानते हैं, जिनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, ये बात हमें नहीं जाननी, क्योंकि हम यहाँ पे बायोपिक नहीं लिख रहे हैं। हमें बोर्ड्स की तैयारी करनी है, हमें नीट की तैयारी करनी है। हम यहाँ पे बायोपिक नहीं देख रहे हैं। हमें सिर्फ देखना है कि क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है अबाउट दिस गाय, अबाउट दिस मैन, अबाउट दिस डेड ग्रेट पर्सन। ओके, तो हमें बस एक चीज़ जाननी है, वो चीज़ है ये कि ही वॉज द फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। ओके, ये प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के फादर थे, बस हमें इतनी बात जाननी है। ओके ओके, इसके बाद एनसीईआरटी जो है वो स्टार्ट करती है लाइंस को, अपनी लाइंस को एलेबरेट करने की कोशिश कर रही है एनसीईआरटी में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो मैं उनमें से छाट के आपको बताऊंगा। जो चीज़ें इजी होंगी वो आप खुद करोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, क्योंकि मेरे वीडियोज़ जो हैं वो 20 मिनट से ज़्यादा के नहीं हो सकते। अगर 20 मिनट से ज़्यादा के मैंने बनाए तो कुछ ऐसा होगा जो मैं आपको नहीं बता सकता। ओके, तो देखो, एनसीईआरटी एक टर्म इंट्रोड्यूस करती है। फर्स्ट पैराग्राफ में खोलता हूँ, फर्स्ट पैराग्राफ ऐसा कुछ है। तो थर्ड लाइन में आप देखो, तो थर्ड लाइन में आपको कुछ देखने को मिलेगा लाइफ स्पैन करके चीज़, जो कि हाईलाइटेड है। ओके, तो हाईलाइटेड सबसे पहले आप देखते हो लाइफ स्पैन क्या है, तो एक्सप्लेन करो, कोई कमेंट में लिखना लाइफ स्पैन क्या है। तो बहुत लोग सोचते हैं कि जब हम पैदा हुए और जब हम मर गए तो उसके बीच का जो समय है उसी को लाइफ स्पैन कहते हैं। ओके, लेकिन जब हम एक्सीडेंटली मरते हैं तो उस चीज़ को लाइफ स्पैन नहीं कहा जाता। आपकी जन्म से आपकी नेचुरल डेथ के बीच के समय को ही हम लाइफ स्पैन में काउंट करते हैं। ओके, एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ता हूँ। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो यही लाइफ स्पैन को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेगा। थोड़ा सा उसने क्लू दिया है कि क्यों हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी की इंटेंशन क्या है यहाँ पे लाइफ स्पैन को लाने की, कि देखो हर ऑर्गेनिज्म जन्म ले रहा है, उसकी मृत्यु हो जा रही है, लेकिन तब ऐसा क्या चीज़ है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे अभी भी ह्यूमंस का एक्सटिंक्शन नहीं हुआ, ह्यूमंस का अस्तित्व ख़त्म नहीं हुआ। ऐसे कौन सी चीज़ है जिससे एनिमल्स का एक्सटिंक्शन नहीं हुआ। ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे प्लांट्स का एक्सटिंक्शन नहीं होगा। ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर हर एक प्रकार के जीव का एक्सटिंक्शन नहीं हो रहा, उनकी स्पीशीज़ बढ़ रही हैं और घट रही हैं। ये बात आपको इकोलॉजी में पता चलेगी। ओके, घट रही है, कैसे घट रही है, तो वो मैं इकोलॉजी में बता रहा हूँ एक्चुअली में। तो लाइफ स्पैन क्या है? लाइफ स्पैन जैसे कि जन्म से नेचुरल डेथ, और इसी नेचुरल डेथ मतलब इस पूरे लाइफ स्पैन में हम एक टर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं हमारी पूरी लाइफ में, और वो है रिप्रोडक्शन। देखो, एक जो भी ह्यूमन बीइंग है या जो भी एक ऑर्गेनिज्म है, ओके, उसका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? आप दुनिया में किसी भी यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक हर एक चीज़ को उठा के आप देखोगे तो उसके जीवन के सिर्फ दो इंटेंशन हैं, और वो
दो इंटेंशंस क्या है, सक्सेसफुल ब्रीडिंग और सक्सेसफुल फीडिंग। ओके, पहले फीडिंग आएगा क्योंकि पहले भोजन उसके बाद ना कुछ। तो सबसे पहले आपको सक्सेसफुल फीडिंग करनी है। और ह्यूमंस को तुम आराम से रिलेट कर सकते हो, हमें बस खाना है और रिप्रोड्यूस करना है। ओके, और अगली प्रोजेनी को जब हम अगली प्रोजेनी को पिछली प्रोजेनी से रिप्लेस कर देते हैं, तो जो पिछली प्रोजेनी है उसे हमेशा नेचर चाहती है कि उसकी अब डेथ हो। जैसे ही आपने जो अपने जीवन का दो पर्पज़ है उसे कंप्लीट कर दिया, जैसे ही आपने नेक्स्ट प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर दिया, नेचर वांट्स दैट यू शुड बी डाई। आपकी मृत्यु नेचर चाहने लगती है, इसीलिए आपके सेल्स के बाहर का जो कोलेजन है वो डेंस होने लगता है। आपकी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो धीमी होने लगती हैं और धीरे धीरे आप डेथ की ओर बढ़ते चले जाते हैं। ओके, तो ये तो एक इवोल्यूशनरी चीज़ है, ये हम इवोल्यूशन में पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओके, तो कुछ अगले पेज में, पेज नंबर आगे मतलब पेज नंबर 5 में। ओके, तो मैं 3 और 4 में कंफ्यूज रहता हूँ कि पंचानन माहेश्वरी की जो फ़ोटो है वो 3 नंबर पे है कि 2 नंबर पे है तो इस बात पे मैं कंफ्यूज रहता हूँ। तो ऑफकोर्स चलो ये बात क्लियर हो गई। ओके, तो पेज नंबर 4 पे आप देखो, पेज नंबर 4 पे क्या है। पेज नंबर 4 पे एक टेबल है। अब देखो, हिंदी एनसीईआरटी पढ़ने वालों को, इंग्लिश एनसीईआरटी पढ़ने वालों को इसमें डिफरेंस हो सकता है। मैं बता रहा हूँ कि हिंदी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली। तो आप देखोगे पेज नंबर छोड़ता हूँ। देखो, एक टेबल बनी हुई है जिसमें आपको अलग अलग एनिमल्स की लाइफ स्पैन बतानी है कि उनकी एवरेज लाइफ स्पैन या मिनिमम टू मैक्सिमम लाइफ स्पैन कैसे हो सकती है। तो पहला जो जानवर है वो है एलिफेंट। एलिफेंट के बारे में हमें बताना है। एलिफेंट की बताओ कितनी होती होगी? एलिफेंट की तो लिखी हुई है नहीं, एलिफेंट की लिखी है शायद नहीं लिखी होगी, एलिफेंट की नहीं, केवल कुछ चीज़ों की लिखी होगी, जैसे कि तितली की लिखी होगी, बटरफ्लाई, क्रो, पैरट और ड्रोसोफिला की लिखी होगी, फ्रूट फ्लाई की, और हो सकता है कि हॉर्स की भी लिखी हो। तो बताता हूँ। देखो, सबसे पहले एलिफेंट दिया होगा, एलिफेंट की जो लिख लो वहीं पे, एलिफेंट की लिखो। एलिफेंट की होती है 65 to 90 ईयर्स। इसको जो मैं बोलूँ लिखते जाना। ओके, जहाँ पे ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे स्लो कर लेना, क्योंकि यूट्यूब तो अब ये भी फैसिलिटी देने लगा है। जब हाथी की हम बोलना है या एलिफेंट की बोलना है तो उसकी 65 to 90 ईयर्स होती है एज। अगर मैं रोज़ की बात कर रहा हूँ तो रोज़ की जो एज होती है वो 5 to 7 ईयर्स होती है। ओके, जो डॉग की एज होती है वो लगभग 20 to 30 ईयर्स होती है। अगर मैं बटरफ्लाई की बात करूँ तो बटरफ्लाई की एज 2 to 3 वीक्स या 1 to 2 वीक्स कुछ लोग कहते हैं। ओके, एक क्रो की बात करूँ तो 15 ईयर्स। ओके, अभी एनसीईआरटी के पैराग्राफ में भी पैरट और क्रो का कंपैरिजन दिया है, तो वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। पैरट की अब बता देता हूँ, पैरट की 140 होती होगी। फ्रूट फ्लाई होगा, फ्रूट फ्लाई की 30 डेज़ मेनली। ड्रोसोफिला मेलनगेस्टस कहा जाता है इसे। जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे ना तो अलग अलग डिजीज़ेस पे इसकी सबसे ज़्यादा पढ़ाई होती है, ड्रोसोफिला मेलनगेस्टस। और शायद आपने पिछले साल पढ़ा हो कि एक प्लांट होता है न्यूरोस्पोरा। ओके, एक्चुअली जब हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ओके, जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो हम वहाँ पे एक प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, न्यूरोस्पोरा। उसे ड्रोसोफिला मेलनगेस्टस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। ओके, तो वो चीज़ जो है जब मैं पढ़ाऊँगा तब मैं बताऊँगा। ओके, उसके बाद हॉर्स की बात करते हैं। हॉर्स में 62 ईयर्स तक जाती है एज। अगर मैं बात करूँ क्रोकोडाइल की तो उसकी भी 60 to 62 के बीच में ही रहती है। कछुए की बात करूँ तो 100 to 150 ईयर्स। और बरगद की बात करूँ तो जानते ही हो 250 से 300 साल के बीच में एज होती है। ओके, तो ये हो गया। केला के बनाना की भी एज लेवल, बनाना की भी एज दी होगी, बनाना 20 to 25। ओके, 20 to 25। और एक चीज़ जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती एनसीईआरटी। ओके, आप खोजोगे आपको पैडी का क्या मिला है या धान का क्या मिल रहा है तो आपको लगेगा कि यार ये तो मतलब 3 to 4 ईयर्स। ओके, कई लोग
मतलब कई अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो गूगल तो सीधे बोलेगा 6 मंथ्स होती है, लेकिन अगर आप धान के पेड़ को छोड़ दो तो वो 3 to 4 ईयर्स और कंटिन्यूसली आप उसे पानी देते रहो, पानी देते रहो, पानी देते रहो, 3 to 4 ईयर्स उसकी लाइफ स्पैन होती है। हाँ, भले ही वो बारिश के मौसम में प्रोड्यूस करता है, लेकिन कोई भी किसान ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो उसे मतलब 1 साल तक रखे या फिर अगले साल उसकी धान की उपज वो करवा सके। हमारा जो एग्रीकल्चर का तरीका है ना, हमारा एग्रीकल्चर का तरीका ही ऐसा है कि हमें धान को काटना पड़ता है। गेहूँ के केस में ये कंडीशन नहीं है, गेहूँ का पेड़ तो सूख जाता है, उसका डेसिकेशन हो जाता है। ओके, तो कितने हो गए? 15 हो गए होंगे तो अच्छा होगा, नहीं हुए होंगे तो कोई बात नहीं। ओके, तो नहीं हुए होंगे तो आप सर्च कर लेना। ओके, तो ये हो गई लाइफ स्पैन की बात, हमने अलग अलग चीज़ों की लाइफ स्पैन की बात कर ली। अब यहाँ पे एनसीईआरटी एक टर्म को इंट्रोड्यूस करती है या एक कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करने की कोशिश करती है कि क्या हम कंपैरिजन कर सकते हैं किसी ऐसी चीज़ का जिसकी साइज़ जो है वो बहुत बड़ी है उसके लाइफ स्पैन से। किसी चीज़ की लाइफ स्पैन उसकी साइज़ पे किस तरीके से डिपेंड कर रही है। तो देखो देखो कभी भी ना लाइफ स्पैन कभी भी साइज पे डिपेंड नहीं करती है। जैसे कि पैरट और क्रो का एग्जांपल हम ले लें, पैरट और क्रो एकदम साइज में एकदम सिमिलर है, लेकिन पैरट की एज कितनी है? लगभग 140 ईयर्स, और क्रो की कितनी एज है? लगभग 15 ईयर्स बस। अब आगे जाओगे एनसीईआरटी में जब पढ़ोगे, एनसीईआरटी में आगे जाओगे तो आगे तुमको ये लाइन मिलेगी कि कैसे, क्यों, आखिर। ओके, मतलब फर्दर स्टडीज़ में, अभी की बात नहीं कर रहा, फर्दर स्टडीज़ की बात कर रहा हूँ। ओके।